नमस्कार, मेरे चैनल यूपी आज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 2024 में होने वाली सत्ता की जंग इस बार काफी दिलचस्प होने वाली है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भाजपा या कहें कि मोदी जी के सामने आत्मसमर्पण कर चुका विपक्ष अब मजबूती से उनके खिलाफ एकजुट है। चुनावी सर्वे भी गवाही दे रहे हैं कि इस बार विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अगले वर्ष भी लाल किले से तिरंगा फहराने के ऐलान को आसानी से सफल नहीं होने देने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से अगली बार भी तिरंगा फहराने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने भाजपा की जो घेराबंदी की है, या कहें कि मोदी जी को चारों ओर से घेर कर किलेबंदी की है, उससे मोदी जी कैसे बाहर निकलते हैं, यह दिलचस्प होगा। पिछली बार 10 राज्यों की सभी लोकसभा सीट जीतने वाली भाजपा को इन्हीं 10 राज्यों में मजबूत टक्कर मिलने जा रही है। ये 10 राज्य हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, अरुणाचल प्रदेश, दमन दीव और त्रिपुरा हैं। पहले इन्हीं राज्यों की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का जलवा एक बार फिर रंग दिखाने लगा है। यहां की 4 में से इस बार 2-2 सीटें कांग्रेस और भाजपा के बीच बंटती नजर आ रही हैं। अब बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा की 10 सीटों में से अधिकांश सीटें इस बार भाजपा जीत भी लेती है तो भी उसे यहां नुकसान होता दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में इस बार उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस यहां अपना खाता खोल सकती है। गुजरात में जरूर भाजपा एक बार फिर सभी सीटें जीत सकती है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन यहां उनके सामने मुश्किल पैदा कर सकता है। दिल्ली में पिछली बार 7 सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार 2-3 सीटों तक ही सिमटती दिखाई दे रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हुए गठबंधन के बाद दिल्ली की जनता के रुख में बदलाव देखने को मिला है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। इस बार यह संख्या घटकर 15 से 20 के बीच रहने की उम्मीद है। जिन राज्यों का अभी तक मैंने यहां जिक्र किया है, वहां कांग्रेस की हालत बहुत खस्ता थी, लेकिन पिछले 5 सालों में यहां बहुत कुछ बदला है। राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रति आम लोगों की सहानुभूति में इजाफा हुआ है। जिन राहुल गांधी को भाजपाई पप्पू कहकर उन पर राजनीतिक वार करते थे, शायद ये बात आम जनता को पसंद नहीं आई। साथ ही भाजपा गठबंधन के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार उतारने की रणनीति ने भी यहां भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने में आग में घी का काम किया है। सर्वे बता रहे हैं कि बिहार में भाजपा गठबंधन को लगभग 17 सीटों का नुकसान होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी ने पहले से ही उनकी राह मुश्किल कर रखी है। पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए जिला पंचायत चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा को बुरी तरह परास्त किया है। उम्मीद की जा रही है कि इस राज्य से भी भाजपा की सीटें कम होने की संभावनाएं हैं। वहीं उड़ीसा में बीजू जनता दल के नवीन पटनायक उनको अपने राज्य में ज्यादा घुसने का अवसर ही नहीं दे रहे हैं। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर लोकसभा की 134 सीटें हैं। इनमें भी भाजपा केवल कर्नाटक से राहत मिलने की उम्मीद कर सकती है। छत्तीसगढ़ में वह अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा सकती है। ऐसे में अब आम जनता भी दुविधा में है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास वह कौन सा अलादीन का चिराग है जिसके सहारे वे अगली बार भी लाल किले से तिरंगा फहराने का अपना सपना पूरा करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव होने में लगभग 9 महीने अभी बाकी हैं। इंडिया गठबंधन अधिकांश राज्यों में जिस तरह से भाजपा के एनडीए गठबंधन को मजबूत टक्कर दे रहा है, उससे तो यही लगता है कि इस बार भाजपा की राह उतनी आसान दिखाई नहीं दे रही है जो 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिली थी। अब बात सबसे ज्यादा लोकसभा सांसद देने वाले 2 राज्यों उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल और आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरने को पूरी तरह तैयार है। वहीं सूत्र तो यह भी बता रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी इंडिया गठबंधन से हाथ मिलाकर ताल ठोक सकती हैं। पिछली बार सपा, कांग्रेस, रालोद और बसपा एक साथ चुनावी मैदान में थे तो 80 में से 16 लोकसभा सीटें जीतने में वे कामयाब भी रहे थे। राजनीति के जानकारों की माने तो इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा को और अधिक नुकसान होने की संभावनाएं दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र सबसे ज्यादा 48 सांसद जिताकर लोकसभा भेजता है। शिवसेना और एनसीपी में हुई फूट का लाभ उठाते हुए बेशक यहां भाजपा सत्ता में आ गई हो, लेकिन उद्धव ठाकरे और शरद पवार जिस प्रकार कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े हैं, उससे भाजपा की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। उद्धव ठाकरे के सामने एकनाथ शिंदे और शरद पवार के सामने अजीत पवार राजनीतिक रूप से कमजोर दिखाई देते हैं। बेशक एनसीपी और शिवसेना में फूट हो गई हो, लेकिन भाजपा का विरोधी खेमा यहां आज भी मजबूत है। इस बार यहां दोनों विरोधी दलों के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। भाजपा के सामने एक और चुनौती यह भी है कि उसके पास जनता को लुभाने वाला मोदी जैसा कोई दूसरा चेहरा नहीं है।
विपक्ष अधिकांश राज्यों में भाजपा की घेराबंदी कर चुका है। ऐसे में मोदी जी के सामने भी एक चुनौती आ खड़ी हुई है कि आखिर वे चुनावी दौरे में किन किन राज्यों में चुनावी सभाएं करेंगे। ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन को टक्कर देने के लिए मोदी जी लालू नीतीश से निपटने को बिहार को तरजीह देंगे या सपा कांग्रेस रालोद गठबंधन से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश को। इस बार मध्य प्रदेश में भी भाजपा की स्थिति सही दिखाई नहीं देती। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कई कद्दावर सहयोगी उनको झटका देते हुए वापस कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान पर इस बार मध्य प्रदेश संभल नहीं रहा है तो एक मोदी जी चुनाव प्रचार करने जाएंगे कहां कहां। वैसे एक बात तो तय है कि प्रधानमंत्री मोदी को यदि अगले वर्ष 15 अगस्त को एक बार फिर लाल किले से तिरंगा फहराना है तो उन्हें मेहनत तो बहुत करनी होगी, लेकिन एक आदमी जाएगा कहां कहां। इंडिया गठबंधन ने तो चारों ओर से चक्रव्यूह रचकर उनको मानो फंसा दिया है। अब वे बिहार जाएं या अपना गुजरात देखें, दिल्ली देखें या मध्य प्रदेश, राजस्थान देखें या कर्नाटक, असम देखें या उत्तर प्रदेश या फिर देश के अन्य राज्य। इसीलिए कह सकते हैं कि इस बार एनडीए बनाम इंडिया का दिलचस्प मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। कौन बाजी मारेगा और कौन विपक्ष में बैठेगा, इसके लिए अभी 9 महीने और आप अपने दिमाग पर जोर डालते रहिए।